नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार की सियासत की ही करने जा रहे हैं। देखिए, 2 दिनों से हम लगातार बिहार की राजनीति पर नीतीश जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं उसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे आपसे कि कैसे पूरे देश के बड़े नेता, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर से लेके तमाम राज्यों के पीठासीन पदाधिकारी, विधानसभा के पीठासीन पदाधिकारी के साथ साथ कई राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष 2 दिनों तक यहाँ मौजूद रहे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम से नीतीश कुमार अपने आप को दूर रखा। नीतीश कुमार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी इस कार्यक्रम से दूर रहे। और बात अगर जदयू के विधायक और मंत्री की करें तो उनकी उपस्थिति भी ना के बराबर रहा। श्रवण कुमार दिखे मंच पर, नरेंद्र नारायण यादव जी भी उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, तो वो भी दिखे, लेकिन उस तरीके से गहमा गहमी जो जदयू की तरफ से देखनी चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं दिया। ये लगातार हम खबर दिखा रहे थे। क्या नीतीश कुमार ये जो कर रहे हैं, शाह के उस बयान के बाद जो एक तल्खी पैदा ली है, क्या उसका जवाब तो नहीं है? जिसमें शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा वो पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगा। कहीं उस बात को लेकर नीतीश नाराज हैं? ये लगातार आप क्रोनोलॉजी को देखिएगा तो आपको चीज़ें सामने आएंगी। उसी का जवाब तो नहीं है। तो आज संयोग से देखिए, बीजेपी के एक बड़े नेता जी हैं, बड़े नेता हैं। पहले तो कहीं मिलते थे तो कहते थे क्या भाई ठीक हो ना, तो किसी को शांत रहने नहीं देते हैं। आजकल हमको वो पहचानते नहीं हैं। विधानसभा में मिल गए, निकल रहे थे गाड़ियों, पूरी गाड़ी के काफिला के साथ रुके। कुछ पत्रकार मित्र भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था। मैंने भी नमस्कार करके अभिवादन किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे लगा कि मुझे वो पहचान ही नहीं रहे। तो सत्ता का चश्मा जो है सो बीजेपी वाले को अंधा बना देता है। ये कई वर्षों से हम बिहार में देख रहे हैं कि जब तक वो सत्ता में रहते हैं ना, कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही सत्ता से वो दूर होते हैं उसके बाद तो बाप रे क्या बात करना है। उतना तो मिलनसार, उतना मोहब्बत करने वाले तो आपको नेता ही नजर नहीं आएंगे। लेकिन अभी सत्ता में है, नहीं पहचाने। लेकिन आज उनका आप सचिव महोदय का फोन आ गया, अरे संतोष जी किस खबर पर आप लगे हुए हैं? अरे आप नीतीश कोई मतलब है, अब खत्म है वो क्या हो गया? आप किस मजबूरी में फ़ोन किए हैं? अरे हम लोग तो जानबूझ के उनको दरकिनार किए ना, कब क्या बोल देंगे उसका कोई ठिकाना है। आप नीतीश जी को आप भी तो जानिए रहे हैं। हम लोग इसलिए सोचे पूरे कार्यक्रम में अगर रहेंगे, कुछ बोल देंगे, कुछ आप देखते ही हैं क्या सब कर देते हैं। तो इसलिए हमने सोच लिए थे कि भाई दूरे रहे तो बढ़िया है। हम कहा अच्छा, तो ये तो बंद कमरा में मीटिंग आपका था, वहाँ नीतीश जी क्या करते नहीं करते कोई नहीं देखता। मीडिया वाले का आप लोग ने एंट्रेंस भी नहीं दिया था। लेकिन चुनावा में मंच पर तो नीतीश कुमार से भाषण कराइएगा कि नहीं कि उनका स्टेचुए लेके घूमते रहिएगा सब जगह। अरे उसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी चुनाव करा लें। हम कहा अच्छा, इस स्तर पर सोच चल रहा है तो हाँ, कि जितना जल्दी हो सके हम चुनाव कर लें। हम कहते आखिर मजबूरी क्या है? अरे एक धक्का दीजिए कुर्सी पर से, उलट जाएगा। लड़िए आप लोग अपने मोदी और शाह के चेहरे पर। जरूरत क्या है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार में क्या रखा है? जब कहते हैं उस स्थिति में है ये नहीं है तो फिर मजबूरी क्या है? सख्ते बना गए, कोई जवाब उनको नहीं मिल रहा था। कहें तो कहें क्या संतोष जी को, क्योंकि संतोष जी तो फिर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाई आखिर जरूरत क्या है नीतीश जी को? नीतीश जी से बड़े चेहरे मोदी और शाह हैं, उन्हीं के चेहरे पर लड़ लीजिए, क्या दिक्कत? हटाइए इनको। तो कहा अच्छा ठीक है संतोष जी, लेकिन है यही बात है। अब हम लोग एक रणनीति के तहत उनको इस कार्यक्रम से बाहर रखे हम लोग। हम कहा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ये सब बात खत्म हुआ ही था कि देखिए बीजेपी जो है ना, जो चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाना चाहता है या फिर जिस नैरेटिव को वो सेट करना चाहता है, तो अलग अलग एंगल से आप तक वो बात पहुंचाते हैं। फिर एक बीजेपी के करीबी पत्रकार का भी फ़ोन आ गया, उनका भी यही दलील था। हम कहे भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 घंटे के अंदर में 2 फ़ोन आया और दोनों फ़ोन कॉल्स का मिजाज एक ही था कि अब नीतीश जी का अब वो चीज़ नहीं रहा। अब नीतीश जी अब बहुत मतलब एकदम
मतलब मानसिक तौर पर एकदम ड्रेल हो चुके हैं। तो हम क्या एक चीज़ बताइए, तो मानसिक तब तो पीके जो कहा कि उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, मतलब बीजेपी को एजेंडा को सेट कर रहा है इसका मतलब। तो पत्रकार बंधु चुप हो गए कि नहीं ऐसा कहीं नहीं। हम कि नहीं बात तो है ना कि एजेंडा को पीके सेट कर रहा है। भले मंगल पांडे कहते हो कि उनका दिमाग खराब, हम इलाज करा देंगे, लेकिन एजेंडा पब्लिक डोमेन में तो प्रशांत किशोर ला रहा है रोज। तो वहाँ भी कुछ सेटिंग है क्या? कहने नहीं ऐसा कुछ नहीं है संतोष जी, लेकिन जो हमको लगा तो हम आपको बताए। हम कहने बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा शुरू हुई है कि विधानसभा के कार्यक्रम में नीतीश को हम लोगों ने अलग थलग एक रणनीति के तहत रखा, ताकि वो कुछ ऐसा व्यवहार न कर दे कि जगहसाई हो जाए पूरे देश के स्तर पर। खैर, जगहसाई होने से बचने के लिए बीजेपी ने ये एक रणनीति के तहत ये निर्णय लिया कि नीतीश कुमार को कार्यक्रम से दूर रखा जाए, या फिर नीतीश इस कार्यक्रम से दूर रहे। ये तो दोनों का दिल जानता होगा, आत्मा जानता होगा। राजनीति में आप सिर्फ संभावनाओं के सहारे ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, बाकी आपके पास कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अगर आपको सूचना भी दे रहा है ना, वो अपने मतलब के आधार पर सूचना दे रहा है। जो व्यक्ति आपको यह कह रहा है, किसी राजनीतिक संदर्भ में कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, तो ये बात समझ लीजिए कि कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं होती है मीडिया वाले से। वो कहीं न कहीं उनके अंदर की जो बात पहुंचाने की कोशिश वो कर रहे हैं, वो कह दिए आपको। अब आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कीजिए, अपने तरीके से वो बातों को सामने लाइए। भले कल होकर कहे कि संतोष जी बहुत पर्सनल बातचीत था, इसको आप काहे मीडिया में ले आए, ये अलग बात है, लेकिन उनकी इच्छा यही रहती है कि ये खबर मीडिया में आए। तो हमने ये बातें कही कि आखिर ये भी एक थॉट चलाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश नहीं, बीजेपी अब नीतीश को इग्नोर कर रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश की जरूरत क्यों है बीजेपी को, जबकि उनके लिए दो बड़े बड़े चेहरे सामने हैं, मोदी और शाह से बड़ा चेहरा और कौन हो सकता है। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि आज भी बिहार में नीतीश जरूरी है? यही सवाल है, और इन्हीं सवालों के सहारे इस रिपोर्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। मसला जो भी हो, नीतीश नज़रअंदाज कर रहे हैं, नीतीश दबाव बना रहे हैं, या फिर बीजेपी एक रणनीति के तहत नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखाने का कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, मुखौटा ही सही, आज के तारीख में भी बिहार बीजेपी की ये हैसियत नहीं है कि अकेले चुनाव लड़कर लालू को वो परास्त कर सके। अकेले चुनाव लड़कर आज भी बीजेपी की ये हैसियत नहीं है कि लालू के आसपास भी बहुमत का आंकड़ा लेते आ सके। क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कई सर्वे रिपोर्ट भी और ग्राउंड की रियलिटी भी यही है कि नीतीश अगर इस परिदृश्य से बाहर हुए, बिहार के राजनीतिक क्षितिज से अगर नीतीश बाहर निकलते हैं, तो नीतीश का वोटर बीजेपी के साथ शिफ्ट करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। नीतीश का वोटर बीजेपी की ही तरफ जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर वोट बढ़ता है तो फिर इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, ये भी तय है। क्योंकि पिछले 2014 से लेकर 2024 के बीच इन 10 वर्षों में बीजेपी अपने आधार वाले वोट में भी बिखराव रोकने में कामयाब नहीं हुआ। उनका जो आधार वोट है, सवर्ण और बनिया, वो पूरी तौर पर बिखर चुका है। और इन 10 वर्षों में इन दोनों बनिया और सवर्ण जो एक कम्युनिटी कह सकते हैं, अपने अपने जाति के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हुए कई मौके पर देखे गए। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जितने बनिया को टिकट जदयू ने आरजेडी ने दिया, अधिकांश वो जीत कर आए। वजह वहाँ बीजेपी का वो कार्ड नहीं चला जिस कार्ड के सहारे वो वोट शिफ्ट कराते थे। आज बीजेपी की ये हैसियत नहीं है कि सवर्ण और बनिया का वोट शिफ्ट करा सके, चाहे वहाँ उस जाति के उम्मीदवार हो या ना हो। ये एक बड़ा संकट है। और जो अति पिछड़े की जो सियासत है, वो सियासत भी अब इस तरीके से गड़बड़ हो गया है
कि कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि वो अति पिछड़ा संवर्ग उनके उम्मीदवार के साथ ही खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर नीतीश इस सीन से बाहर हुए तो अति पिछड़ा भी जातीय कुनबा में बढ़ता हुआ दिखने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश ने जिसको एक माला में पिरोया और पिरोकर उन्होंने उसका नाम अति पिछड़ा रखा। सच यही है कि ये कोई माला है ही नहीं, ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है ना, जिस ताकत को आज तक न तो लालू समझ पाए न बीजेपी समझ पाई है, और नीतीश उसी ताकत के सहारे सत्ता में बने हुए हैं। अति पिछड़ा महादलित, जबकि किसी भी बूथ पर अति पिछड़ा और महादलित की ये हैसियत नहीं है आज के तारीख में भी कि वहाँ जदयू या बीजेपी के उम्मीदवार को लीड दिला सके। बहुत छोटी आबादी रहती है किसी भी गांव में, लेकिन पॉलिटिक्स चल गया तो अब वही पॉलिटिक्स चला आ रहा है 2005 से, अति पिछड़ा महादलित, और नीतीश उसी आंकड़ों के सहारे कह सकते हैं कि बीजेपी और आरजेडी दोनों को खिला रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, दोनों नाच रहा है, बंदरिया का नाच नचाने का काम नीतीश कर रहे हैं। और नीतीश को पता है कि जैसे ही ये चीज़ें खत्म होंगी, मतलब नीतीश का इस पूरे बिहार के राजनीतिक क्षति से जैसे ही वनवास होगा, ये जो एक माला की तरह पिरोने की बात जो उन्होंने की है अति पिछड़ों का और महादलित का, वो सारा कुछ खंड होते हुए दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए इतना तय मानिए कि भले बीजेपी अब अपने माध्यम से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश बिहार में करते हुए आने वाले समय में भी आपको दिख जाए कि नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से ठीक नहीं है, भले वो बयान प्रशांत किशोर के माध्यम से ही क्यों ना आए, या फिर प्रशांत किशोर की जो टीम है उस बयान को और भले ही हवा दे, लेकिन इतना तय मानिए कि नीतीश आज भी इनकी मजबूरी है। नीतीश के बगैर ये सत्ता में लौटने का सपना नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बिहार की राजनीति में लालू एरा और नीतीश एरा ने पूरे समाज को, पूरे बिहार को इस कदर से बांट दिया है राजनीतिक तौर पर कि बीजेपी के बूते की बाहर की बात है कि वो सबों को एक साथ पिरोकर सत्ता के कुंजी ताला चाबी पर हक जमा सके, ये सबको पता है। इसलिए नीतीश मजबूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो बातें अगर वाकई में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है तो इसका नुकसान किसको होगा। नीतीश अगर बीमार हैं, नीतीश उस मना स्थिति में नहीं है, अगर ये नैरेटिव सेट बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है या कराने की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है तो इसका नुकसान किसको होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार को लेकर जो बीजेपी और संघ और मोदी और शाह जो सोच रहे हैं, बिहार की राजनीति की यह तासीर रही है कि संघ की स्थापना के 100 साल बाद भी आज भी संघ बिहार में उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में आज भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में आज भी नहीं है, और ना ही बीजेपी उस स्थिति में है जिस स्थिति में हिंदी पट्टी में है नरेंद्र मोदी और शाह के शिखर पर रहने के बावजूद भी। तो ऐसे में नीतीश पर जितने भी तरीके के प्रयोग बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल या संघ और शाह और मोदी के द्वारा हो रहा है, वो सारा प्रयोग कहीं उलट पड़ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी।